हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एडुबेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज जर्नल। आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं, कौन से बेसिक रूल्स हैं जर्नल एंट्री को पास करने के लिए और कैसे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें चैप्टर जर्नल से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे यूजफुल की है, और अगर वो ट्रांजैक्शन एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन को मेजर करना होता है कि अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजैक्शन में कितना मनी इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब जो थर्ड स्टेप आपका आता है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कहां होगी, ट्रांजैक्शन को आप पहली बार कहां रिकॉर्ड करोगे, तो ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज पास करोगे, और इन जर्नल एंट्रीज को पास करके बेसिकली आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। अब यही चीज तो हमें सीखनी है कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। तो चलो इस वीडियो के पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। सबसे पहले जर्नल सीखने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। ये 3 टाइप के हमारे पास अकाउंट होते हैं, और इन अकाउंट्स के अपने ही गोल्डन रूल्स हैं। तो अगर आपको इन अकाउंट्स के गोल्डन रूल याद होंगे तो आप बहुत इजीली जर्नल एंट्रीज को पास कर पाओगे। जैसे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में हमारे पास एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। अब जब भी कोई बिजनेस में एसेट आएगा, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी हमारे बिजनेस में एसेट आएंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट जाएंगे तो वो क्रेडिट होंगे, क्योंकि इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो बताओ फ्रेंड्स, अगर एसेट्स बिजनेस में आएंगे तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। मशीनरी बिजनेस में आएगी तो मशीन डेबिट होगी, फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो फर्नीचर डेबिट होगा। उसके बाद जैसे बिल्डिंग बिजनेस में आएगी तो बिल्डिंग डेबिट होगी। और कोई भी एसेट जो बिजनेस से जाएगा, तो बिजनेस से अगर जाएगा तो वो एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल है रियल अकाउंट से रिलेटेड। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। देखिए, जो भी अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड होगा या इनकम और गेन से रिलेटेड होगा, उस अकाउंट को बेसिकली हम बोलेंगे कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे सैलरीज पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो या तो आपके एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या वो इनकम एंड गेन होंगे। तो एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या इनकम गेन होंगे, तो जिसके भी आगे पेड या रिसीव्ड आ जाए तो वो आपको कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। मतलब जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके बिजनेस में खर्चे होंगे, उनको आपको डेबिट करना है, और जो भी आपके बिजनेस में इनकम होगी, जो भी आपके बिजनेस में गेन होंगे, उन गेन्स को आपने क्रेडिट करना है। तो ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए, अब बचा अपने पास थर्ड टाइप का अकाउंट। थर्ड टाइप का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन, ये हमें मालूम है, लोगों से रिलेटेड। अब ये पर्सन आपके रियल नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा, राम श्याम मोहन जगमोहन, तो इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो वो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। अब इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी पर्सन कुछ दे रहा है, कुछ गिवर है, जब भी कोई पर्सन कोई गिवर होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब फटाफट से मेरे साथ गोल्डन रूल बोलिए। अच्छा, रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। और जो तीसरा पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी हमें इनके रियल नॉमिनल पर्सनल के गोल्डन रूल समझ में आ गए। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके स्कूल में, ये बताइए गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल कुछ भी नहीं है, यही आपके गोल्डन रूल्स है। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यही है, रियल नॉमिनल पर्सनल के इन रूल्स को ही, कि कब कौन डेबिट होगा, कब कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम गेन्स क्रेडिट होंगे। ठीक है, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। यही सब तो क्या है, यही सब जो हमारी अकाउंटिंग है उसकी गोल्डन रूल्स है। ठीक है, अब हम फटाफट से अपने जर्नल पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें जर्नल करनी होती है तो जर्नल क्या है, एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है कि कैसे आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने राम को लाइक फॉर सपोज मैंने बोला कि मैंने राम को 10,000 रुपए दिए। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने राम को
10,000 रुपए दिए। ठीक है, अब मैंने आपकी ट्रांजेक्शन लिखी कि आई हैव गिवन 10,000 रुपीज टू राम। अरे तो ये तो हिंदी में लिख दिया मैंने, या मैंने इंग्लिश में बोल दिया आई हैव गिवन रुपीज 10,000 टू राम। पर क्या अकाउंट्स में ऐसा कर सकते हैं? क्या अकाउंट्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने लिख दिया कि मैंने फर्नीचर खरीदा। तो भैया ऐसे हम अकाउंट्स में नहीं कर सकते। अकाउंट्स में हमें इन्हीं चीजों को ऐसे स्टेटमेंट्स में नहीं लिखना होता। इनके लिए क्या पास करनी होती है? जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक लैंग्वेज हुई। आप अकाउंट्स में कैसे चीजों को रिकॉर्ड करोगे? जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करोगे। तो यही लैंग्वेज बेसिकली आपको सीखने की जरूरत है। तो हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं क्या अकाउंट्स में? ऐसा अप्रोच अकाउंट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती। आप चीजों को रिकॉर्ड करोगे, सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कैसे करोगे? जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करोगे। तो जर्नल एंट्रीज हम वही सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, आपको मालूम है हर अकाउंट, जब भी आप कोई अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा होगा तो उसका भी फॉर्मेट था। तो देखिए क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका एक फॉर्मेट क्रिएट होगा। ये फॉर्मेट हम जल्दी से बना लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली जो कॉलम होगी वो आपकी डेट की कॉलम होगी। ठीक है, यहां पे जो आपके सबसे पहले जो कॉलम होगी वो किसकी होगी? डेट की कॉलम होगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का। जो नेक्स्ट कॉलम आपका होगा वो होगा, फ्रेंड्स किसका होगा? जल्दी बोलिए। पर्टिकुलर्स। यहां पे हम लोग जो बेसिकली हमारी जर्नल होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम आपका होगा वो होगा, अब आप जर्नल बना रहे हो तो लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो का मतलब ये पर्टिकुलर जर्नल आपकी लेजर में, क्योंकि जर्नल के बाद क्या बनेगी? लेजर। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आपकी लेजर में कहां, कौन से पेज पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी को दिखाने के लिए आप लेजर फोलियो का कॉलम बनाएंगे। और फिर आपका दो कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा, आपने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था कि हमारा अकाउंटिंग एक डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए ये आपका फॉर्मेट होता है। जब भी आपको जर्नल करना है तो ये फॉर्मेट बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ऊपर आप हेडिंग लिख देंगे जर्नल, बोल्ड लेटर में जर्नल, और जिसका भी आपका नाम दिया हुआ है उसका नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपका है लिमिटेड। ठीक है, जो भी नाम आपको दिया हो, श्याम, राम, मोहन, जो भी नाम आपको दिया हो, इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जर्नल रिकॉर्ड करेंगे। अब हर जर्नल एंट्री के बाद एक चीज आप याद रखेंगे, हर जर्नल एंट्री के बाद आपको पर्टिकुलर्स में लाइन डालनी है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन कर देते हैं। पूरे में लाइन नहीं होती कभी भी जर्नल में। जर्नल में हमेशा लाइन किसमें होती है? पर्टिकुलर्स में। मैं जैसे आपको एक ट्रांजेक्शन लिख के दिखाता हूं। देखो, लेट्स सपोज कि मैंने राम को 10,000 रुपीज पेड किया, कैश पेड टू राम 10,000। तो राम रिसीवर हो जाएगा, तो राम अकाउंट, अब नाम के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना होता है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने ट्रांजैक्शन कर दी, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे यहां नरेशन लिखनी है। नरेशन का मतलब आपने जो किया है उसको आपने बताना है। बीइंग लगा दीजिए, बीइंग कैश पेड टू राम। ठीक है, जो भी काम आपने किया उसको बीइंग लगा के लिख दीजिए, वो आपकी नरेशन होगी। अब आपने मान लो 1,000 रुपीज दिया, तो मैंने यहां लिख दिया 1,000। 10,000 दिया लेट्स सपोज, तो यहां पे भी लिख दिया 10,000। ठीक है, तो आपने सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन डालनी है और पर्टिकुलर्स में लाइन डाल के उसको क्लोज करनी है। इसके बाद ये आपको मान लो डेट दिए तो यहां आप डेट लिख देंगे, अदरवाइज मैंने फर्स्ट नंबर। अब आपकी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो यहां पे हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो सेकंड ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको पर्टिकुलर्स में क्या डाल देनी है? लाइन डाल देनी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको जर्नल का जो है जर्नल क्रिएट करते हुए चलना है। जितनी आपके पास ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी ट्रांजैक्शंस को आपने क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे भैया हमें समझ में आ गया फॉर्मेट तो कैसे करना है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है? तो बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके लिए तो हमारे गोल्डन रूल है ही। अगर आपको ये गोल्डन रूल पता होंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। चलो अभी हम समझते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपको जो पहली ट्रांजैक्शन आपको बहुत सी जो टाइम मिलती है वो ये होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, और यहां पे आपका अमाउंट लिख दिया मान लो 10,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। अब देखो आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो पहला जो अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा वो होगा कैश, और जिस भी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो अब यहां बेसिकली कैश और कैपिटल ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। अब कैश हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताइए कैश रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? तो देखिए कैश कोई पर्सन तो है नहीं, तो पर्सनल होगा नहीं ना। कैश कोई एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन है। तो कैश का जो नेचर है वो क्या नेचर है? कैश इज अ रियल अकाउंट, है ना। कैश का क्या नेचर है? कैश इज अ रियल अकाउंट। वेरी गुड। अब जब रियल अकाउंट है तो उसका रूल क्या है? डेबिट इफ कम्स इन, या व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इफ गोज आउट। अब आप देखो जब भी ऑनर बिजनेस में कैश लगाएगा तो कैश बिजनेस में आएगा, है ना। कैश बिजनेस में आएगा तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। देखो कितना आसान था। तो मतलब कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और
कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, देखिए ये जब डेबिट हो गया तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो बन गई हमारी जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बनी बोलिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या डाल देंगे, अच्छा 10,000 है तो यहां पे अमाउंट लिख दीजिए 10,000 10,000। नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो गया नरेशन। कितनी इजी थी, देखिए कितनी इजी है। चलो एक और ट्रांजैक्शन ट्राई करेंगे, ठीक है, मुझे पता आप लोगों को समझ में आ रही है। सेकंड ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं, आप बनाएंगे इसकी जर्नल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, स्टॉक नहीं लेते हम, कोई एसेट ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग 20,000 एंड मशीनरी 30,000, ठीक है। देखिए अब जल्दी से इसकी जर्नल बनाएंगे। तो अब ये तीनों ही बिजनेस में क्या आ रहे हैं, एसेट्स हैं, कैश भी एक एसेट है, बिल्डिंग भी एक एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, और तीनों ही बिजनेस में आ रहे हैं, तीनों ही बिजनेस में आ रहे हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये तीनों चीजें क्या होती हैं बिजनेस में, कैपिटल। तो टू मतलब बिजनेस में ऑनर ने लगाई है ना शुरू में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जिस भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। वेरी गुड। तो कैश कितने का है, 10,000, भाई बिल्डिंग कितने की है, 20,000, मशीनरी कितने की है, यस 30,000, तो कितना हुआ, 30 और 20 40, 50 और 10 60। देखिए की कोई मुश्किल, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग एंड मशीनरी, हो गई जर्नल एंट्री। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शुरू में आपको लगेगा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो बताइए आपकी जो पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आ गई कैश टू कैपिटल, और अगर 3-4 एसेट्स लगाए होते हैं तो उन सारे एसेट्स को डेबिट करना है, और जिससे भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट होती है हमारी सेकंड की, जब हम कोई भी बिजनेस में एक्सपेंसेस को पेड करते हैं, एनी एक्सपेंसेस पेड। अब एनी एक्सपेंसेस पेड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया तो हमने लिख दिया रेंट पेड, ठीक है, लेट्स सपोज रेंट पेड 1,000, लेट्स सपोज, ठीक है, वेजेस पेड 2,000, ठीक है, लेट्स से सैलरीज पेड 3,000। अब देखिए ये मान लो हमें इसको जर्नलाइज करना है, तो अभी हमें ये पता है कि हमने जब भी पे किया है ना बच्चों, देखो जब भी हमने पे किया है तो ये हमारा नॉमिनल हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल हो गया। अब नॉमिनल में दो चीजें होती हैं, एक्सपेंस लॉसेस या इनकम एंड गेन। तो बताइए जब हम किसी को पे करते हैं तो बिजनेस का क्या होता है, इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। तो नॉमिनल में ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं। अब हमें गोल्डन रूल मालूम है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो एक्सपेंस हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट, ठीक है, क्या होंगे, जोर से बोलो, डेबिट। वेरी गुड। तो अभी हम लोग रेंट को डेबिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। बेसिकली रेंट आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और कैश क्यों क्रेडिट हुआ, बताओ कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश बिजनेस से गया, तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से गया इसीलिए कैश क्रेडिट हुआ। अच्छा सेकंड एंट्री आप बोलो, वेजेस पेड की क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। थर्ड एंट्री बोलिए क्या होगी, सैलरीज पेड की, सैलरीज अकाउंट डेबिट, आप साथ साथ में नोट भी बना सकते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, ठीक है बच्चों। याद रखोगे जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस आप पे करोगे तो साथ में किसको पे करोगे, कैश को, तो क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो भी एक्सपेंस का नाम है उसको आप लिख दीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, रूल क्या है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई है ना, आपको जैसे एक्सपेंसेस आपको पे किया आपने, तो आपको हो सकता है कुछ इनकम रिसीव हो जाए। एग्जांपल जैसे कमीशन, रेंट रिसीव, लेट्स सपोज रेंट रिसीव्ड 1,000, और हम ले लेते हैं जैसे कमीशन रिसीव्ड 2,000, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल गया 3,000 का। तो देखिए अब आपको क्योंकि रिसीव हुआ है, अब आपने पे नहीं किया बच्चों, ये आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है तो ये आपकी क्या हुई,
इनकम हुई, क्या हुई, इनकम। और हमारा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो बताइए रूल के हिसाब से क्या होगा, ये रूल के हिसाब से ये इनकम है, तो इनकम है तो रूल के हिसाब से होगा बच्चों क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। तो मतलब आपको रेंट मिला तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश आया, क्योंकि इनकम आपको आएगी तो कैश के फॉर्म में आएगी। कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश क्योंकि एसेट है इसलिए इस पे रियल का लगा, रेंट नॉमिनल है इसलिए इस पे नॉमिनल का रूल लगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, रेंट मिला तो रेंट इनकम है, क्रेडिट होगी टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000 1000, ठीक है बच्चों। उसके बाद बताइए आपको अगर कमीशन मिली तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितनी कमीशन है 2000 2000। उसके बाद बच्चों बताइए अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना हो गया 3000 3000, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, बिलीव मी, बहुत 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 इजी, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सारे बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, बहुत इजीली इन चीजों को कवर अप कर लेंगे। तो हमने अभी तक देखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या होगी, कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं उसकी क्या होगी, कोई इनकम आपको रिसीव होती है उसकी जर्नल क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं परचेज, चार बातें हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परचेज, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये चार बातें। परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस का मतलब होता है जब भी आप, ध्यान रखना एसेट्स के लिए परचेज यूज नहीं होगा, गुड्स के लिए परचेज यूज होगा। जब भी आप बिजनेस में गुड्स को परचेज करेंगे, जब भी आप गुड्स को खरीदेंगे तो वो आपका क्या होगा, परचेजेस होगा। और परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। याद रखेंगे परचेज करना आपके लिए क्या होता है, जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपका बदले में कैश जाता है, तो परचेज करना आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। याद रखेंगे परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स भी किसका होता है, गुड्स का। कोई एसेट हम अगर बेचेंगे तो उसको सेल नहीं बोलेंगे, जब गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स बोलेंगे। और सेल्स जो होती है वो आपकी इनकम होती है, जब आप सेल करते हो तो आपके पास पैसा आता है, इसलिए जब आप कोई भी चीज सेल करोगे तो वो सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, आपने माल खरीदा था, लेकिन आपने जो भी माल खरीदा था वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, आपने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से वो माल नहीं था, आपके अकॉर्डिंग वो माल नहीं था, तो आपने उस माल को वापस भेज दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। आपके हिसाब से माल नहीं था तो आपने माल को वापस भेज दिया, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो देखो जब आपने परचेज किया तो आपके लिए एक्सपेंस था डेबिट, लेकिन जब आप खरीदे हुए माल को बेच दोगे, वापस भेज दोगे, ठीक है, जिसने भी आपको बेचा तो उसको वापस भेज दोगे, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आपको बदले में उतना पैसा भी नहीं देना, या आपने जो भी माल भेजा उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो इनकम हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स करा था तो आपका क्रेडिट था, लेकिन आपका बेचा हुआ माल जिसको भी आपने बेचा उसने वापस भेज दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो नहीं था, तो इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इन बैलेंसेस को आप याद रखेंगे, बोलो परचेज क्या होगा, डेबिट, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो इनकम है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए जब भी हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो कैश, और अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो उस पर्सन का नाम XYZ जिससे भी आप खरीद रहे हो, ठीक है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने गुड्स परचेज किया इशू से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू इशू। मैं बोल रहा हूं मैंने गुड्स परचेज किया इशू से इन कैश, तो अभी मैंने कैश में परचेज किया, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सिंपल दिया है परचेजेस तो आप उसको कैश के परचेज मानते हुए एंट्री कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी आप सेल करोगे तो अगर आपने कैश में सेल किया है तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर आपने उधार में बेचा है तो XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब XYZ डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आप जब भी माल उधार पे बेचोगे तो वो आपका डेटर हो जाएगा, क्या होगा, डेटर होगा, और डेटर आपके एसेट का पार्ट होता है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। XYZ को जब आप माल उधार पे बेचोगे तो आपको उससे पैसा लेना है, वो आपका डेटर बन जाएगा, और जब भी आपको डेटर से पैसा लेना होता है, डेटर आपके एसेट का पार्ट होता है, एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, ठीक है। अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न देखिए क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश
या फिर XYZ अगर आपने उधार में बेचा था तो कैश या XYZ अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट या XYZ अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। और अगर सेल्स रिटर्न होगी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या XYZ अकाउंट। ठीक है, तो ये जर्नल्स आप बेसिकली याद रखेंगे। परचेज की क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल्स की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज रिटर्न की हो जाएगी कैश XYZ टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको सिंपल सा क्या याद रखना है? देखिए बच्चों, इनके ये याद रखिए, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो यहां पे ट्रांजैक्शन में भी परचेज क्या होगा? एंट्री में भी परचेज डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो एंट्री में भी सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है तो एंट्री में भी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है तो एंट्री में भी सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। थोड़ा सा एक बार ना देखो याद रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मैं ही कर सकता हूं तो फिर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ये सोचते हुए चलो कि हाँ भाई मैं इस चीज को कर सकता हूं, ठीक है, मैं इस चीज को बहुत इजीली से निकाल लूंगा, मुश्किल है तो कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ूंगा, एक दो बार पढ़ के इस चीज को बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा। लेकिन वो जो बात हो जाती है ना कि भाई मैं ही कर सकता हूं सिर्फ, वो वाली चीज आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। और खासकर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जब तो ये चीज बिल्कुल भी आपके अंदर आनी नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से डुबो सकता है। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं रहना। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। ये पार्ट 1 था, इसमें हमने सारा जर्नल स्टूडेंट्स कवर नहीं किया है। ठीक है, हमने यहां बेसिकली क्या कवर किया, जल्दी से रिकैप करते हैं। जर्नल क्या होती है, 3 गोल्डन रूल्स, उनके हमने तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल्स देखे। इसके बाद हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा, जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, यहां कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके नीचे नरेशन लिख के पर्टिकुलर्स में क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या जर्नल एंट्री होती है, और अगर मल्टीपल एसेट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो उसकी कैसे जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। फिर हमने देखा कि कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है तो आपको उसको कैसे जर्नलाइज करना है। देन हमने 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो बच्चों अच्छे से इनको कर लेना, पार्ट 2 भी आएगा, जर्नल का पार्ट 3 भी आएगा, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कमिटमेंट है कम से कम 5-6 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको बहुत इजीली चीजें क्लियर हो जाए। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, और याद रखना दोबारा कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं रहना है। मस्ती से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। Hey guys, welcome back to the ADBase classes once again। तो guys आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के अकाउंटेंसी की जर्नल एंट्रीज टॉपिक करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका है, जिसमें हम लोग जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं उसको कवर कर चुके हैं। सेल्स की, परचेज की, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक्सपेंसेस को पे करने की, इनकम को रिसीव करने की। तो अगर आपने ये वाली वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो कवर नहीं की है तो प्लीज गाइस जाके पहले फर्स्ट वाली वीडियो को कवर कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि उसमें हमने जर्नल के फॉर्मेट को भी कवर किया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2। तो बेसिकली आज यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की जो एंट्रीज है उनको आपको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, डिस्काउंट की जो एंट्रीज है उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द एमआरपी। आप कहीं पे भी कोई चीज लेने गए, आपने बोला भैया 10% डिस्काउंट दे दो, 20% डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट का क्या मतलब है भाई, जो भी आपको, जिससे भी आप सामान लेने जा रहे हो वो आपको 10% माइनस करके देगा, 20% कम करके देगा। तो डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब होता है, डिस्काउंट इज द रिडक्शन, रिडक्शन तो सब जानते हैं, कम, रिडक्शन इन एमआरपी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कुछ रिडक्शन मिलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा फायदा होता है, हमें कम पैसा देना होता है। ठीक है, लेकिन सोचिए उस सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको तो डिस्काउंट मिल गया, आप तो खुश हो गए, लेकिन जिस सेलर ने आपको डिस्काउंट दिया है उसके लिए तो ये बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि उसको अब पैसा कम मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्काउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, डिस्काउंट के हमारे 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक जो डिस्काउंट का टाइप होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। 2 टाइप के आपके डिस्काउंट होते हैं। अब दोनों में आप बोलेंगे कि सर क्या फर्क है, कोई नहीं, हम अभी डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क है और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। देखिए, जब भी आप किसी भी सेलर से
जब भी आप किसी भी सेलर से बल्क क्वांटिटी में कोई चीजें खरीदते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने टीवी खरीदना है, मैंने 50 टीवी एक साथ खरीद लिए, या मुझे सोफा खरीदना है, मैंने 10 सोफा सेट एक साथ खरीद लिए, तो जब भी आप किसी भी सेलर से बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदते हैं तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। गॉट इट? ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट हमें जब मिलेगा जब हम किसी भी सेलर से बल्क क्वांटिटी में चीजों को परचेज करेंगे। तो क्योंकि हम इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद रहे हैं, इसीलिए सेलर हमें एज अ टोकन ऑफ, आप बोल सकते हो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, वो हमें क्या दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, फिर कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? कैश डिस्काउंट हमें जब मिलेगा जब हम लोग चीजें खरीदेंगे और साथ में उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कैश डिस्काउंट नाम से क्लियर हो रहा है, कैश जब आप पे कर देंगे तो जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा वो होगा कैश डिस्काउंट। तो जल्दी से बताइए ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट जब मिलेगा जब हम किसी भी सेलर से बल्क क्वांटिटी में चीजों को खरीदेंगे। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? कैश डिस्काउंट जब मिलेगा जब आप जो भी चीज आप सेलर से खरीद रहे हो उसकी आप हाथ की हाथ पेमेंट कर दोगे, स्पॉन्टेनियसली उसी टाइम पे जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो होगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें समझ आ गया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब कब दिया जाता है। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट यूज नहीं करना? ऐसा तो बच्चे मैंने नहीं बोला। मैंने तो ये बोला इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इस पे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि इसको यूज नहीं करना। इसको यूज तो करना है लेकिन इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर सर क्या यूज है ट्रेड डिस्काउंट का? हम अभी देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसका यूज तो है, तो लेकिन क्या यूज है वो हम अपना फटाफट से कवर करेंगे। देखिए ध्यान से, ट्रेड डिस्काउंट जब आपको मिलेगा तो ट्रेड डिस्काउंट का हमने देख लिया कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो भी आपको मिलेगा वो आपको जो भी प्राइस आप पे करोगे उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन जो भी पैसा आप पे करोगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लोगे। कैसे? चलो समझते हैं। देखिए लेट्स सपोज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एट 10,000। कितने के गुड्स खरीदे हमने? 10,000 के, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए गाइस, हमने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे और हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हमने जब राम से गुड्स खरीदे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, परचेज किया तो एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और हमने राम से खरीदा, कैश में तो नहीं खरीदा, नाम आपको दे रखा है। जब भी नाम आपको दे रखा होता है तो वो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो तो एक उधार की ट्रांजैक्शन होती है। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, राम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? टू राम्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब जब आप इस एंट्री का अमाउंट डालोगे तो वहां पे आपको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है सर? देख लेते हैं। देखिए कितने के गुड्स आपने परचेज किए थे? 10,000। तो ये हो गई आपकी टोटल परचेजेस कितनी हो गई? 10,000। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो 10,000 माइनस 1,000 कितनी हो जाएगी आपकी? 9,000 हो जाएगी। और इसी को हम लोग बोलेंगे नेट परचेजेस। क्या बोलेंगे इसको? नेट परचेजेस। तो यहां पे जो हमें अमाउंट डालना है वो कौन सा अमाउंट डालना है? जो हमारा नेट परचेज का अमाउंट है वो वाला अमाउंट यहां पे हमें डालना है। तो देखिए हमने एंट्री पास कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, और अमाउंट यहां पे हम लिख देंगे 9,000। समझ में आया? तो हमने बेसिकली क्या किया बच्चों? कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? एंट्री को एज इट इज रखा, कोई एक्स्ट्रा कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया, सिंपल एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का परचेज किया था? 10,000। लेकिन 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10,000 माइनस 10% दैट इज 1,000। हमारा आंसर हो गया 9,000, और 9,000 से हमने एंट्री पास कर दी। आया क्या समझ में? जो पता आ गया अच्छे से। चलो अभी एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है goods sold to Shyam rupees 20,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए फटाफट से 20 सेकंड आपको मिलेंगे और आपको 20 सेकंड में इनके इंटरेस्ट पास करनी है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करना है आपने, 20 सेकंड्स आपके पास है और इसको जल्दी से जनरलाइज करिए। गुड सोल्ड टू श्याम रुपीज 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपको सिंपल सी सेल की एंट्री पास कर लेनी है और जब भी आप अमाउंट पुट करेंगे उसमें से करिए। गुड सोल्ड टू श्याम रुपीज 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, योर टाइम आप देखते हैं एंट्री क्या होगी। यहां हमने किया सेल्स होता है बच्चों क्रेडिट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमने सेल किया किसको? श्याम को, क्योंकि यहां कैश नहीं है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी। तो यहां क्या हुई? क्रेडिट सेल। एंट्री क्या करेंगे आप? एंट्री करेंगे श्याम्स अकाउंट डेबिट
शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री होगी? शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हमने कर दी इसकी जर्नल। अब हमने को यहां पे पुट करना है अमाउंट, तो अमाउंट कैसे पुट करेंगे देखिए ध्यान से। टोटल हमने सेल कितने की थी? टोटल सेल हमारी कितने की थी? 20,000। 20,000 में से माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 20%, इट बिकम्स 4,000। तो 20,000 में से जब आप 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो आंसर आपका आएगा 16,000। तो अब आपको जो अमाउंट लिखना है यहाँ पे, वो कितना लिखना है? 16,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16,000। तो क्लियर हुआ बच्चों? आपको कुछ नहीं, बहुत इजी है। जब भी आपके पास ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, उसको उसकी प्राइस में से माइनस करके जो एंट्री पास करोगे, जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे आपने एंट्री पास करनी। देखा यहां पे देखिए 20,000 था, लेकिन 20,000 मेरा टोटल सेल्स था, उसमें से मेरे को क्या माइनस करना है? उसमें से मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया 4,000। तो मेरा जो नेट सेल आया, इसको 16,000 को मैं क्या बोलूंगा? नेट सेल। तो मुझे जो एंट्री पास करनी है वो किससे पास करनी है? मेरे नेट सेल से पास करनी है। तो अमाउंट हो गया मेरा 16,000। समझ आया? तो आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने कैश डिस्काउंट पे। ये थोड़ा सा ना इससे डिफिकल्ट है क्योंकि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो यहां पे हमने ट्रेड डिस्काउंट को कवर कर लिया, हमें पता चल गया कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल आपको वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैश डिस्काउंट। देखिए जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट आपको जब मिलेगा जब आप कैश की पेमेंट करोगे। ये जो कैश डिस्काउंट है बच्चों, ये दो टाइप का होता है, याद रखिए। ये जो कैश डिस्काउंट आपका होता है, ये दो टाइप का डिस्काउंट होता है। दो टाइप का कौन कौन से दो होते हैं? तो हम लोग, एक होता है डिस्काउंट allowed, one is discount allowed and another one is discount received, another one is discount received, ठीक है। तो ये जो कैश डिस्काउंट होगा बच्चों कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप होंगे? एक हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ और दूसरा हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव। दूसरा हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। तो कितने टाइप का कैश डिस्काउंट हुआ? दो टाइप का, डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव। अब हम देखेंगे डिस्काउंट अलाउ कब होगा और डिस्काउंट रिसीव कब होगा। देखिए इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। जब भी आप एक सेलर होंगे, मतलब आप जब भी गुड्स को सेल करेंगे, देखिए डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। तो जब आप कब किसी को डिस्काउंट दे सकते हो? आप जब भी तो किसी को डिस्काउंट दे सकते हो जब आप उसको माल बेचोगे। तो मतलब जब हम एक सेलर होंगे, जब हम गुड्स को सेल कर रहे होंगे, तो जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम लोग किस पोजीशन में होंगे? डिस्काउंट अलाउ की पोजीशन में, क्योंकि उस टाइम पे हम किसी को डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो बताइए सेल्स के टाइम पे होगा डिस्काउंट अलाउ या परचेजेस के टाइम पे होगा? तो ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउ किसके टाइम होगा? सेल्स के टाइम होगा। चलो अब इस डिस्कस करते हैं डिस्काउंट रिसीव। आपको डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप एक बायर होंगे। जब आप कौन होंगे? एक बायर होंगे। मतलब जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे, तो जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे बच्चों, तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। आया समझ में? जब भी आप सेलर होगे तो आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करोगे, जब भी आप एक परचेजर होगे, एक बायर होगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। समझ में आया? बात क्लियर हुई? चलो आगे। अब क्या हो रहा है देखिए, अब जब भी एज अ सेलर जब भी आप सेल कर रहे हैं और किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक तरीके का लॉस है कि नहीं? बताइए। जब भी आप एक सेलर की पोजीशन में हैं, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप जिसको भी डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए वो क्या है? लॉस है। इसीलिए जो डिस्काउंट अलाउ होता है बच्चों, नोट बना लीजिए, वो हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि जब भी आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपका वहां पे नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो जब भी आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो वो आप डेबिट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, देखिए जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये तो आपका फायदा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इनकम गेन है एक तरीके का। वी कैन से कि क्या होता है? गेन होता है। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये जो चीजें, दो चीजें हैं जो मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप मगअप कर लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो डिस्काउंट अलाउ है वो डेबिट होगा और जो डिस्काउंट रिसीव है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्योंकि जब आप एंट्रीज पास करोगे तो ये वाला ज्ञान आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट सीधा माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, तो भाई कैश डिस्काउंट तो दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। जब आप किसी को बेच रहे हो सामान, जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। डिस्काउंट अलाउ आपका लॉस है इसलिए डेबिट होगा। जब आप किसी से सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका फायदा हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो होगा वो क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अभी हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और देखते हैं कि क्या हमें ये चीजें समझ में आई है। तो देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज
10,000 sold to Sham at 10% cash discount, being cash received. Being cash received. अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ बच्चों कि आपने 10,000 का सामान शाम को बेचा था और शाम को क्योंकि शाम ने कैश पेमेंट आपको कर दी इसीलिए आपने शाम को 10% का कैश डिस्काउंट दिया. गॉट इट? एंट्री अभी मैं आपको करा रहा हूं, एंट्री मेरे साथ आपको करनी है. ठीक है? उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. कसम खानी है उसके बाद कम से कम 5 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करेंगे. चीजें बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएंगी. ठीक है? देखिए हमने सबसे पहले गुड सोल्ड किया और यहां पे सोल्ड किया, कैश डिस्काउंट है और यहां पे बोला भी है कि आपको कैश मिल गया, तो मतलब आपकी क्या हुई? कैश सेल हुई. क्या हुई? कैश सेल्स. अब मुझे जल्दी से बता दें कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है. पुरानी वीडियो देखनी चाहिए थी, नहीं देखी तो कैश सेल्स की जर्नल एंट्री होती है सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गॉट इट? क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब देखिए सेल कितने का किया था आपने? 10,000. प्लीज बोर्ड पे फोकस करें. सेल आपने 10,000 का किया था तो यहां पे मैंने सेल में लिख दिया 10,000. लेकिन क्या आपको पूरा 10,000 मिला शाम से? नहीं मिला, क्योंकि आपने शाम को 10,000 पे 10% का क्या ऑफर कर दिया? डिस्काउंट ऑफर कर दिया. तो 10,000 देखिए टोटल सेल आपने कितने की 10,000. उसमें से आपने डिस्काउंट कितने का अलाउ किया? क्योंकि आप सेलर हैं, है ना? गुड सोल्ड टू शाम. अभी आपको समझाया जब आप सेलर होते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया इसका 10%. तो इसका 10% कितना हो गया? 1,000. तो आपको कितना कैश रिसीव होगा शाम से? तो कैश जो रिसीव होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000. कितना कैश रिसीव होगा शाम से? 9,000. क्योंकि 1,000 रुपए का तो आपने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट ही दे दिया. तो यहां पे कैश कितना है बच्चों आपके पास? 9,000. तो कैश में मैंने कितना लिख दिया? 9,000. और बाकी ये जो 1,000 है इसको कहां लिखें? बताइए. डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? अभी अभी बताया था. डिस्काउंट अलाउ है. डिस्काउंट अलाउ क्या होगा? डेबिट होगा, है ना? तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा. तो यहां पे कर दीजिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. ठीक है? कितने का डिस्काउंट अलाउ किया? 1,000. अब देखिए 9,000 प्लस 1,000 कितना हो गया आपका? सेल्स 9,000 प्लस 1,000 हो गया 10,000. और आपने सेल कितने की थी? सेल आपने 10,000 की थी. कैश आपको कितना मिला? कैश उसका मिला 9,000 और बाकी 1,000 आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. ठीक है? एंट्री समझ में आई? तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. चलिए एक और एंट्री आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताएंगे. ठीक है? आपको मैं 30 सेकंड्स टाइमर लगा के दूंगा. चलो 1 मिनट दे देते हैं. बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा. 1 मिनट आपके. ठीक है? देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख purchased in cash and received 25% कैश डिस्काउंट. ठीक है? 25% बच्चों 25% का आपको यहां पे डिस्काउंट मिला है. ठीक है? तो 25% का आपको यहां डिस्काउंट मिला है. आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. स्टार्ट करिए. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से करिए. 1 मिनट आपके पास है. गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख परचेज्ड इन कैश. 1 लाख का गुड्स आपने कैश में परचेज किया और आपको 25% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ. 1 मिनट में से 20 सेकंड जा चुकी हैं. आपके पास रह गई 40 सेकंड. जल्दी से करिए. पहले सिंपल सी परचेज की एंट्री कर लीजिए. परचेज जब आप कैश में करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सिंपल सी परचेज की एंट्री कर लीजिए. यस जल्दी करिए. 10 सेकेंड्स मोर. जल्दी करो. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे हम लोग इसको जर्नलाइज करेंगे? देखिए सबसे पहले आपने क्या किया? परचेज किया कैश में. तो कैश के परचेज की क्या जर्नल एंट्री होती है? एंट्री होती है बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यही होती है. परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा. कैश आपसे जा रहा है क्योंकि आप सामान खरीदोगे तो कैश आएगा, कैश आपका क्रेडिट होगा. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अब देखिए आपने परचेज कितने का किया था? 1 लाख. लेकिन क्या आप 1 लाख पे करोगे? नो, क्योंकि हम देखिए टोटल परचेज कितना हो गया अपना?
1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख में से हम लोग 25% कैश डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, दैट इज 25,000। अब 25,000 हमने 1 लाख में से माइनस कर लिया, तो कितना कैश हमें पे करना है बच्चे? 75,000 कैश हमें पे करना है। तो 2 कैश के आगे लिखेंगे 75,000। तो क्या बच्चों ये जर्नल आपकी डेबिट क्रेडिट इक्वल है? नहीं है। तो बताइए कहां बैलेंस बच रहा है? क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है। कितने का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में? 25,000 का बैलेंस बच रहा है। तो बताइए जब भी आप माल उधार पे खरीदोगे, परचेस करोगे, तो वो आपका क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव आपका क्या होगा बच्चे? एंट्री में क्रेडिट होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश 75,000, टू डिस्काउंट रिसीव 25,000। बच्चों क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग दोनों डिस्काउंट्स को मर्ज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, गुड्स सोल्ड ₹10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Goods sold ₹10,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। क्या कैसे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे। टोटल सेल लिखेंगे। टोटल सेल आपने कितने की? 10,000 है ना बच्चों। इसमें से आप सबसे पहले ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना है 10%। तो कितना हो गया ये? 1,000। 10,000 में से 1,000 गया तो कितना बच गया? 9,000। ये 9,000 आपका बच गया नेट सेल्स। क्या बच गई? ये नेट सेल्स। अब आपको क्या करना है? इस नेट सेल्स में से कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो बच्चों याद रखिए, सबसे पहले क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या माइनस होगा? कैश डिस्काउंट। तो अभी हम इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। कितना कैश डिस्काउंट है हमारा? कैश डिस्काउंट है 5%। तो जल्दी से देखिए, 9,000 का 5% कितना हो गया? 450। 9,000 का 5% कितना हो गया? 450। अब हम 9,000 में से 450 माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9,000 माइनस 450, 8,550। अब आप बोलेंगे सर आपने इतना बता दिया, अब इसको जर्नलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए हम इसको जर्नलाइज कर रहे हैं। ध्यान से आप एक बार समझेंगे तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी। देखिए, आपने सेल किया, और क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट भी है तो ऑब्वियसली कैश सेल होगी, क्योंकि कैश डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा जब आप कैश सेल करोगे। तो इस सेल की क्या एंट्री करोगे? कैश सेल की। आपकी कैश सेल की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है बच्चों, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। अब यहां पे सेल्स की जगह आप, मैंने आपको बताया ना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंट्री करते हैं, तो सेल्स में आप याद रखेंगे हमेशा कौन सी सेल रिकॉर्ड करनी है आपने? नेट सेल। नेट सेल मतलब जिस सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है उसके बाद जो सेल बची है उसको नेट सेल बोलते हैं। तो नेट सेल आपने यहां लिखनी है। तो कितनी नेट सेल हो गई आपकी? 9,000। अच्छा, कैश आपके पास से कितना गया? सेल किया तो कैश आपके पास कितना आया? सॉरी, कैश आपके पास आया 8,550। मुझे बताइए क्या ये एंट्री बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं है बैलेंस। ऊपर तो 8,550 है, नीचे 9,000 है। तो बताइए क्या यहाँ पे कैश डिस्काउंट है? जी बिल्कुल, यहाँ कैश डिस्काउंट है। कितने का कैश डिस्काउंट है? 450 का। और अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जब आप चीजों को सेल करेंगे तो वहां पे कौन सा डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट अलव। और डिस्काउंट अलव क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहां पे हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कितने से? 450 से। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट से देखिए। टोटल सेल थी आपकी 10,000। टोटल सेल थी आपकी 10,000। 10,000 में से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया 10%, 1,000। तो ये आपका बच गया 9,000। 9,000 में से फिर आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है 5%, और आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। ये आपकी हो जाएगी जो आपने सेल किया था। तो कैश रिसीव, आपको कितना कैश रिसीव हुआ? तो 8,550 आपको कैश रिसीव हुआ, 450 का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और सेल्स थी आपकी 9,000। वैसे तो 10,000 की थी, लेकिन इस 10,000 में से क्या माइनस कर लिया हमने? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया। उसके बाद उस सेल को यहां पे रिकॉर्ड करना है। ये वाली बात ना कई बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो बच्चों समझ में आई? अब आती है इन सारी एंट्रीज की मदर, मतलब सबसे डिफिकल्ट एंट्रीज जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, और उसको हम करते हैं। अगर आप इस जर्नल एंट्री को करना सीख जाएंगे तो बहुत इजीली आप चीजों को कवर कर लेंगे। देखिए, गुड्स सोल्ड ₹10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount
being 60% is received in cash। देखिए ट्रांजेक्शन ही आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन है, तो बिल्कुल बच्चों ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से करेंगे बहुत इजी है। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले ना इसका वर्किंग सॉल्व करते हैं, और बिलीव मी अगर आपको इसका वर्किंग समझ में आ जाता है तो आप बोलेंगे ये तो सर कुछ भी नहीं था, इसको तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले करना है, ध्यान से देखना है, आइज इधर देखना है आपने। सबसे पहले टोटल सेल्स, कितने की टोटल सेल हुई? 10,000, सो आई विल राइट 10,000 हियर। अब इसमें से आपको पहले दो डिस्काउंट दिए हुए बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। पहले कौन सा माइनस करोगे फटाफट से बताओ? पहले कौन सा माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। पहले कौन सा माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो पहले हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो यहां आ गई हमारी नेट सेल। क्या आ गई? नेट सेल। तो कितनी आ गई बच्चों नेट सेल? नेट सेल्स आ गई 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000। ठीक है, अब यहां फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, नेट सेल हमारे पास आ चुकी है 9,000। अभी आपको ये देखना है कि 9,000 में से कितना आपको कैश में मिल रहा है और कितना अभी भी उधार है, क्योंकि सारा तो कैश में नहीं मिल रहा। स्टेटमेंट रीड करें, बीइंग 60% इज रिसीव्ड इन कैश, तो मतलब आपको कैश में सिर्फ कितना मिल रहा है? 60% ही मिल रहा है। तो जो कैश में मिल रहा है उसको अलग कर दीजिए बच्चों। कैश में कितना मिल रहा है? 60%। तो जल्दी से 9,000 का 60% निकाल लीजिए। 9,000 इंटू 60 अपॉन 100, ये आपका आ जाएगा 5,400। तो कैश में कितना मिल रहा है? 5,400। उधार में अभी भी कितना है? अभी भी कितना पैसा आपको, नाम नहीं दिया हुआ, लेट्स से कि हमने यहाँ पे राम को सेल किया है, तो अभी भी कितना पैसा आपको राम से लेना है? तो राम से अभी भी आपको 9,000 में से 5,400 तो वो कैश में दे रहा है 60%, लेकिन 3,600 वो कैश में नहीं दे रहा बच्चों। समझ में आया? देखिए टोटल सेल 10,000, उसमें से 10% का डिस्काउंट माइनस कर दिया, नेट सेल आ गई 9,000। अब 9,000 का वो 60% आपको कैश दे रहा है, तो 9,000 का 60% कितना आ गया? 5,400। लेकिन 40% अभी भी राम को अभी देना है आपको, क्योंकि अभी वो उधार है, क्योंकि उसने 60% पे किया है। तो जो 5,400 आपका कैश आ गया और बाकी 3,600 अभी भी आपको राम से लेने हैं, वो आपका डेटर हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, कैश डिस्काउंट आप जो लगाएंगे वो 5,400 पे लगाएंगे कि 3,600 पे लगाएंगे? फटाफट से सोचिए। कैश डिस्काउंट कौन सी वैल्यू पे लगाया जाता है? कैश डिस्काउंट उस वैल्यू पे लगाया जाता है जो हमें कैश में मिल रही है। तो यहां हमें कैश में कितनी मिल रही है? हमें यहां कैश में 5,400 मिल रही है। तो जो कैश डिस्काउंट हम लगाएंगे बच्चों वो 5,400 पे लगाएंगे। तो 5,400 पे कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 5%। तो 5,400 का 5% निकाल लीजिए। 5,400 इंटू 5 अपॉन 100, तो हमारे पास कितना आ गया? 5,400 का 5%, 270। कितना आ गया? 270। तो हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको? 270 का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे। तो 5,400 उसको हमें कैश में देना था, जिसमें से 270 हमने डिस्काउंट दे दिया। तो नेट कैश आपके पास कितना आया? 5,130। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड्स में समझाता हूं। टोटल सेल 10,000, उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया 9,000। 9,000 का 60% आपको कैश मिल रहा है 5,400। 40% अभी भी उधार है, तो 3,600 अभी भी आपको राम से लेने हैं, उधार हो गए। जितना आपको कैश मिल रहा है उस पर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। 5% का आपका कैश डिस्काउंट था 5,400 पे 5%, 270, 5,400 माइनस 270 इज 5,130। तो 5,130 आपके पास कैश रिसीव होगा। ये बच्चों बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है ये ट्रांजैक्शन, मैंने काफी बार देखा है, बच्चों को लगता है ये ट्रांजैक्शन सबसे मुश्किल है जनरल में, और वो कर नहीं पाते। और टीचर्स भी ना एग्जाम में इसी वाले को देते हैं, मालूम होता है उनको बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुश्किल लगेगी, वो जानबूझ के टीचर्स ना एग्जाम में यही देंगे आपको दुखी करने के लिए। तो समझ लो इसको ढंग से। ठीक है, तो अब हमें करनी है इसकी जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जर्नल एंट्री, कुछ चैलेंज नहीं, बहुत आसानी से हम लोग इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे। तो देखते हैं जर्नल एंट्री हम इसकी कैसे करेंगे। रेक्टेंगल की साइज बढ़ा देते हैं, यहां हम करेंगे इसकी जर्नलाइज। देखिए आपको करना है इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज। तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले ना आपने सेल की है, और ये सेल आपकी कुछ कैश में भी है और कुछ आप देखेंगे अभी भी आपको पैसा लेना है तो क्रेडिट में भी है ना। आपको 60% तो कैश मिल गया, बाकी 40% अभी भी उधार की है। तो सेल की एंट्री क्या होती है? देखिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके पास आता है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि इतना कैश आपके पास आएगा। अब ये राम 3,600 रुपए आपको देगा, आपका डेटर है। डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं। एसेट होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होंगे। तो राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू, क्या की थी आपने बच्चे? सेल की थी, टू सेल्स अकाउंट। ये बताइए क्लियर हुआ? इतना कैश आपको मिल गया, अभी भी राम से भी लेना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए ध्यान से, सेल्स में लिखेंगे जो भी नेट सेल होगी, तो नेट सेल जितनी भी होगी वो हमारी कहां जाएगी?
सेल में जाएगी। तो हमारी नेट सेल कितनी है 9000 है बच्चों, तो हमने यहां पे लिख दिया सेल्स के आगे 9000। इसके बाद कैश आपको कितना रिसीव हुआ 5130। कितना कैश रिसीव हुआ 5130। अभी भी आपको राम से कितना लेना है 3600। अब आप एक चीज देखिए, क्या ये एंट्री बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहां डेबिट साइड में आपका 270 कम आ रहा होगा, डेबिट साइड में आपका 270 कम आ रहा होगा। चलो देखते हैं 5130 प्लस 3600, यहां आपका आया 8730। अब हमारा क्रेडिट में कितना है 9000, तो यहां देखिए डिफरेंस कितने का डिफरेंस आया 270 का डिफरेंस आया। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये 270 क्या है? ये 270 क्या है? ये 270 है डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि यहां पे आपने सेल किया था ना बच्चे, सेल किया था तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे किसी को, तो ये जो 270 आया ये आपका आएगा डिस्काउंट अलाउ। तो यहां पे हम लोग यहां कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 270। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड मैंने आपको समझाया था, आप बार बार भूल जाते हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा डेबिट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए डेबिट हो गया डिस्काउंट अलाउड 270। तो एंट्री क्या बन गई कैश अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से इस ट्रांजैक्शन को करना है, क्योंकि आपके टीचर आपको इस ट्रांजैक्शन पे उलझा सकते हैं, एग्जाम में ट्रांजैक्शन दे सकते हैं और आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो अभी गलत नहीं करना। चलो एक और करें, एक और ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद आप अपने बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप करेंगे ये, मैं वीडियो को पॉज करूंगा 1 मिनट के लिए, आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, तो देखो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रजनी, रजनी से परचेज किया 50,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, being 40% is paid in cash to रजनी। 2 मिनट बच्चों आपके पास है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, 2 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन करिए और उसके बाद आपका सॉल्यूशन को हम मैच करेंगे, चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए बच्चों, गुड्स परचेज फ्रॉम रजनी 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, आगे क्या है 5% कैश डिस्काउंट, बीइंग 40% इज पेड इन कैश टू रजनी। चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे टोटल परचेजेस। टोटल परचेज हुए बच्चे आपके 50,000। इस 50,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करना है आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 50,000 का 10% 50,000 हो गया। तो आपका जो नेट परचेज आ गया 50,000 माइनस 5,000 वो आ गया 45,000। तो आपने किया है क्या, ये सबसे पहले टोटल परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना था 10%, तो आपका जो नेट परचेज आ गया वो हो गया 45,000। अब क्या करना है आपने, अब इसको बाइफरकेट करना है। कितना आपने देखिए यहां पे, क्योंकि आपने परचेज किया था तो आप कैश पे करोगे, तो कितना आपने कैश में पे किया 40%, और कितना आपने अभी भी पे नहीं किया 60%। तो 45,000 का 40% निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 18,000। तो 18,000 आप अभी कैश में पे कर रहे हो, और 45,000 में से 18,000 माइनस कर दोगे, दैट इज 60%, 27,000। ये अभी भी आपको रजनी को पे करना है, क्योंकि ये आप कैश में पे नहीं कर रहे। तो समझ आया, 45,000 का 40% दैट इज 18,000 आप कैश में पे करोगे, और 60% जो कि आपका 27,000 आएगा वो अभी भी आपको रजनी को देना है। तो कैश डिस्काउंट किस पे माइनस करोगे, जितने आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। कैश में आप कितनी पेमेंट कर रहे हो 18,000, तो 18,000 के ऊपर आपने कैश डिस्काउंट लगा देना है। तो माइनस कैश डिस्काउंट, कितना कैश डिस्काउंट है 5%। तो 18,000 का बच्चे 18,000 का 5% आपका हो जाएगा 900। 18,000 का 5% हो जाएगा 900। तो 18,000 में से 900 माइनस कर दो तो 17,100 ये कैश आप पे करोगे, नेट कैश टू बी पेड या पेड। ठीक है, ये वाला जो कैश है बच्चे आप पे करोगे। तो अगर आपकी ये कैलकुलेशंस आई है तो आपका आंसर करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब आप देखिए इसको पुट कैसे करना है ना, ये दिक्कत है ना पुट कैसे करना है। तो अभी हम सीखेंगे पुट कैसे करना है। अभी इसको कैसे पुट करेंगे जर्नल में, देखना बच्चे। सबसे पहले आप देखिए परचेजेस है, और यहां आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो परचेज है वो कैश में भी है, और क्योंकि अभी भी आपको रजनी को कुछ पैसा देना है तो उधार की परचेज भी है। तो पहले परचेजेस की एंट्री कर लीजिए। तो परचेज डेबिट होता है,
तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपके पास से कैश जाएगा, टू रजनी, क्योंकि आपको रजनी को अभी भी कुछ पैसे देने हैं, रजनी आपकी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी। और जब आपने परचेज किया और आपको कुछ कैश डिस्काउंट में मिला, तो परचेज जब आप बच्चों करोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। परचेज जब आप करोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव हो गई। अब यहां पे एंट्री पास कर दे, अमाउंट पुटअप कर दे। यहां डालना आपने नेट परचेज 45,000, कैश में जितना आपके पास से कैश जा रहा है 17,100। उसके बाद से आपने रजनी को अभी भी कितना देना है, तो अभी भी आपने रजनी को 27,000 देना है। और आपको कितना डिस्काउंट मिला, 900 का आपको डिस्काउंट मिला। तो एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू रजनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आई होप बच्चों ये आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे डिस्काउंट के अच्छे से। ठीक है, हम जब इस जर्नल चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक वीडियो आपकी क्वेश्चंस की आएगी जिसमें हम 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम दोबारा से डिस्काउंट के टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए आप, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा से वीडियो को देखिए, थोड़ी कम स्पीड पे करके वीडियो को देख लेना। अगर समझ में आ गया तो दोबारा आप ज्यादा स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। अल्टीमेट एम है कि आपको समझ आना चाहिए। ये जितनी भी आपको मैंने 7-8 ट्रांजेक्शन है उनको प्रैक्टिस करवाई, इनकी दोबारा से आप साथ साथ में प्रैक्टिस करना। एंड बिलीव में आप इतना अगर कर लेंगे तो आप अपनी बुक से कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत इजीली कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रोडक्टिविटी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Hey students, welcome back to the channel IDBase classes। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज का पार्ट 3। बेसिकली हमने पार्ट 1 में कवर किया सारी बेसिक एंट्रीज, पार्ट 2 में हमने कवर किया डिस्काउंट की जो एंट्रीज होती है वो हमने कवर की कि डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे आपको लगाना होता है। और आज हम लोग जो कवर करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज द स्पेशल एंट्रीज। कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो आपको याद रखनी है उनकी जर्नल। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली डिस्काउंट से और इन स्पेशल एंट्रीज से ही आपका क्वेश्चन आता है और आपको आगे 12th क्लास में भी ये चीजें काम आने वाली हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एंट्री की बात करते हैं, दैट इज ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ये काफी बच्चों को मुश्किल लगती है बट ये काफी इजी होती है। इस ओपनिंग एंट्री को पास करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इस ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो या आप एक ईयर से दूसरी ईयर पे मूव करते हो तो आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं और आपके पास कुछ लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको करेंगे, तो ध्यान से आपने देखना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास बिल्डिंग है, देखिए बच्चों ध्यान से, बिल्डिंग है 20,000 की, मशीनरी है 40,000 की, स्टॉक है 60,000 का। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और बैंक लोन है 30,000 का। और हमें बोला है कि आप इसकी ओपनिंग एंट्री पास करिए। तो हम इसके जब ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो हम बेटा बेसिकली क्या करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। अब यहां अपने को एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है, मशीन क्या है, एसेट है, स्टॉक भी एक एसेट है, लेकिन क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स है लायबिलिटीज। बैंक लोन क्या है, बैंक लोन भी है एक लायबिलिटीज। तो जब आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो आपको सारे एसेट्स को डेबिट करना है। ठीक है, सारे एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। तो हम फटाफट से कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग एंट्री को समझिए ध्यान से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर बेटा स्टॉक है आपके पास, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमने सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। अब जो हमारी लायबिलिटीज है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैंक लोन को भी हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम फटाफट से यहां पे अमाउंट फिल करते हैं। बिल्डिंग आपकी है 20,000 की, मशीनरी है आपकी 40,000 की, इसके बाद स्टॉक है आपका 60,000 का, क्रेडिटर्स हैं बच्चे आपके 20,000 के, इसके बाद देखिए बैंक लोन है आपका 30,000। अब आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम का एक वीडियो इस चैनल पे है, आप उसको जाइए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी कीजिए। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली एक गाइडलाइन होते हैं कि कैसे आपको अकाउंटिंग वर्क करना है। तो जब हम ये अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट क्या बेटा इस एंट्री में ऐसा हो रहा है क्या, आप एक बार कैलकुलेशन करें, क्या इस एंट्री में हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? देखिए जरा,
यहां है 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 1,20,000। क्रेडिट में है आपका सिर्फ 50,000, डेबिट में है बच्चे आपका 1,20,000, क्रेडिट में है आपका 50,000। तो ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, तो हमें इसको इक्वल करना है। देखिए जब हम लोग ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं बच्चे यहां पे, या तो आपका क्रेडिट में बैलेंस बच सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो बैलेंस है वो डेबिट में बच सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्रेडिट में बैलेंस बच सकता है या डेबिट में बैलेंस बच सकता है। जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका यहां पे हो गया 1,20,000 और यहां पे हो गया 50,000, तो कहां बैलेंस बचा? नीचे बैलेंस बचा, क्योंकि नीचे कम है ऊपर ज्यादा है। ठीक है, तो नीचे बैलेंस बचा, और कितने का बैलेंस बचा नीचे? एक बार जरा सॉल्व करना, 1,20,000 में से 50,000 माइनस करना, तो कितना बचेगा? 70,000। 70,000 का आपका नीचे बैलेंस बचा, नीचे मतलब क्रेडिट साइड। तो अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है बच्चों, तो वो आपका होगा टू कैपिटल। क्या होगा ये? टू कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दोगे बीएफ। ठीक है, वो वाला बीएफ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर वाला बीएफ है। ठीक है, तो यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर वाला बीएफ लिख देना है, और कितना यहां पे बीएफ हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर? 70,000 आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और यही बैलेंस अगर आपका क्रेडिट की जगह डेबिट में बचा होता तो क्या लिखते? तो उस टाइम पे हम इस बैलेंस को लिख देते गुडविल के नाम से। किस नाम से लिख देते? गुडविल के नाम से। ठीक है, समझ में आया? तो ओपनिंग एंट्री में क्या करना है बताइए? ओपनिंग एंट्री में क्या करेंगे? सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा डेबिट में बैलेंस बचेगा, टोटलिंग कर लेंगे, अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो वो हमारी क्या होगी? गुडविल होगी, और अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो वो हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, प्लीज इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ट्रांजेक्शन हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन करिए आप इसकी बेसिस पे, आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन ले लेते हैं। तानिया स्टार्टेड बिजनेस और आपके फॉलोइंग फिगर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग आपको वैल्यूज दी हुई है। स्टॉक 30,000, मशीनरी 50,000, बिल्डिंग 20,000। ठीक है, फर्नीचर 60,000, क्रेडिटर्स 1,80,000, और बैंक लोन 1 लाख। जल्दी से इसकी ओपनिंग एंट्री बनाइए, फटाफट से 30 सेकंड्स में आपको इसकी ओपनिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, जल्दी से करिए। ओपनिंग एंट्री बनाना है आपने, इसको सारे एसेट्स को डेबिट करना है बच्चों, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। ऊपर अगर आपके पास बैलेंस बचा तो गुडविल, नीचे अगर आपके पास बैलेंस बचा तो वो आपकी हो जाएगी कैपिटल। ठीक है, तो जल्दी से इसकी ओपनिंग एंट्री बनाइए। देख लीजिए ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक लोन। अब जल्दी से वैल्यूज पुट अप करते हैं। स्टॉक में हो जाएगा 30,000, 50,000, 20,000, यहां पे हो जाएगा आपका 60,000, क्रेडिटर्स में हो जाएगा 1,80,000, और आपका बैंक लोन में हो जाएगा 1 लाख। अब जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, कहां बैलेंस बचेगा बताइए मुझे। यहां का टोटल कितना आया? 1,60,000, यहां का टोटल आएगा 1,60,000, और यहां का टोटल आएगा 2,80,000। तो डेबिट का जो बैलेंस होगा, वो आएगा 1,60,000, और क्रेडिट का बैलेंस 280। तो 280 में से 160 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बैलेंस बच जाएगा? 1,20,000। अब ये 1,20,000 कहां बचा आपका? 1,20,000 आपका डेबिट में बचेगा बच्चा, है ना, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है और क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड 280 है, यहां आपकी 160 है। ठीक है, तो यहां आपका टोटल पड़े ज्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड आपका बैलेंस बचेगा। तो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो बताइए क्या बनेगी? वो गुडविल बनेगी। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने का बैलेंस आ गया था? 1,20,000। तो आई होप आपको ये जो ओपनिंग एंट्री है ये क्लियर हुई होगी। ओपनिंग एंट्री में सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल होगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज स्पेशल एंट्रीज। अब स्पेशल एंट्रीज में हम लोग सबसे पहले करते हैं बैड डेट्स की एंट्री।
फिर बैड डेट्स के बाद देखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ये दो एंट्रीज पहले कवर करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब बैड डेट क्या होता है? बैड डेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको डेटर से कुछ पैसा मिलना था और वो डेटर अब आपको पैसा नहीं दे रहा है। आपको डेटर से पैसा मिलना था, लेट्स सपोज कि आपने किसी को उधार में सेल किया था, 10,000 का आपने क्रेडिट सेल किया। अब वो 10,000 आपको उससे लेने हैं जिसको भी आपने क्रेडिट में सेल किया, लेकिन अब उस डेटर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया, तो आपका जो पैसा है वो डूब गया। आपका पैसा डूब गया तो मतलब आपका पैसा क्या हो गया? बैड डेट हो गया। ठीक है, अब जब भी आपका बैड डेट होता है तो आपका नुकसान होता है, समझ गए? बैड डेट होता है तो आपका क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान होता है तो उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब बैड डेट जो होगा वो क्या होगा? बैड डेट क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये बैड डेट किसने किया? डेटर ने, तो टू डेटर्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखनी है। बैड डेट की जर्नल एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हमारी क्या एंट्री हो गई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं बैड डेट रिकवर की क्या एंट्री होती है। बैड डेट रिकवर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कुछ टाइम के बाद डेटर ने, जो आपने बैड डेट लिख चुका था, अब उसने, उस डेटर ने आपको पैसा दे दिया। ठीक है, आपको लगा था आपका पैसा डूब गया, आपने उसको बैड डेट लिख दिया, लेकिन अभी वो कुछ टाइम बाद वो डेटर आके आपको वापस से वो पैसा दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? आपके लिए गेन होता है, मतलब आपने बैड डेट मान लिया था लेकिन अब आपको रिकवर हो गया तो आपका फायदा हो गया, इसीलिए बैड डेट रिकवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैड डेट रिकवर क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब वो बैड डेट रिकवर होगा तो आपके पास क्या आएगा बदले में? कैश आएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो बताइए जब बैड डेट हुआ था तो क्या एंट्री होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जब बैड डेट आपको रिकवर हो जाए, मतलब वो डेटर आपको पैसा दे दे, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आई होप ये दो एंट्रीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, Ravi who orders 10,000 is declared insolvent and nothing could realized। मतलब क्या हुआ? देखिए हमें रवि से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन रवि क्या डिक्लेयर हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब कोर्ट आपको दिवालिया घोषित कर देती है कि आप भाई इस हालत में नहीं हो कि आप कुछ भी किसी को पे कर सको। ठीक है, तो एक बंदा बिल्कुल जब कंगाल हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। ठीक है, तो यहां पे रवि का भी क्या निकल गया? दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब रवि हमें कुछ भी नहीं पे करेगा। ठीक है, तो रवि का ये 10,000 जो पैसा हमें रवि से लेना था, ये सारा का सारा क्या हो गया बच्चों? बैड डेट हो गया। तो अब हम एंट्री क्या कर देंगे? इसकी एंट्री कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। और ये बैड डेट किसने किया है? रवि ने। तो टू रवीज अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। तो आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हुई होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैड डेट रिकवर का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा? देखिए रवि who orders 10,000 which was written off as, क्या लिख चुके हैं हम उसको? बैड डेट, which was written off as bad debts, has paid 60 पैसे in a rupee। अब रवि ने हमें क्या कर दिया? पूरा पैसा तो नहीं दिया, लेकिन 60 पैसे इन रुपी दिया। अब इस बात का क्या मतलब होता है? देखिए ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो 60 पैसे को आप 60% मान लो। 60 पैसे को कितना मान लो? 60%। तो रवि ने 10,000 के बदले अपने को कितना दे दिया? 60% दे दिया। हम ऑलरेडी उसको बैड डेट लिख चुके थे, तो हमारे पास अभी 6,000 रुपए आ गए। ये हो गया बैड डेट रिकवर। तो एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, 10,000 का 60% कितना हो जाएगा? 6,000 आपके पास
मनी आ चुका। तो ये वाली जर्नल एंट्री आप वहां पे पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो बैड डेट हुआ था तो एंट्री क्या की थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जब ये बैड डेट आपको रिकवर होगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक और स्पेशल, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना। देखिए, Ranjana who owed us 10,000 became insolvent and only paid 20 पैसे in a rupee। देखिए बेटा, रंजना को हमें कितने रुपए देने थे, 10,000। अब रंजना को क्योंकि 10,000 रुपए देने थे, लेकिन रंजना क्या डिक्लेयर हो गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, और उसने हमें सिर्फ कितना रुपया दिया, 20 पैसे इन अ रुपी। तो 20 पैसे इन अ रुपी कैन बी रिटन एज 20%। तो रंजना ने हमें कितने देने थे बेटा, 10,000। ठीक है, 10,000 के बदले उसने सिर्फ 20% दिया, मतलब कितने दिए, 2,000 दे दिए। कितने नहीं दिए, 8,000 उसने नहीं दिए। तो जो 8,000 उसने नहीं दिए वो क्या डिक्लेयर हो गए, क्या डिक्लेयर हो गए, बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए। तो अब एंट्री क्या करेंगे, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया हमारे पास, रंजना ने 20% दे दिया, मतलब 2,000 तो दे दिया, तो 2,000 कैश आ गया, बाकी 8,000 क्या हो गया, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना बैड डेट हो गया, 8,000 टू रंजनास अकाउंट 10,000। क्या हुआ इस एंट्री का मतलब, इसका मतलब हुआ कि हमें रंजना से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन 10 में से रंजना ने 20%, मतलब आपको कितना पे कर दिया। तो चलिए, रंजना के बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन है कपिल हु owed us 50,000 is declared insolvent and he could only pay 20 पैसे इन अ रुपी। अभी वो सिर्फ हमें कितना पे कर सकता है, 20 पैसे इन अ रुपी। तो देखिए ध्यान से एंट्री कैसे करेंगे। अब कपिल को हमें 50,000 रुपए देने थे, लेकिन वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो वो सिर्फ हमें कितना पे करेगा, 20 पैसे इन अ रुपी। तो 20 पैसे कैन बी रिटर्न एज 20%। तो कपिल हमें अभी 20% पे करेगा, तो 20% हमारे पास कैश आएगा। तो हम यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40,000, बाकी 40,000 क्या हुआ, बाकी 40,000 वो अब पे नहीं करेगा। तो बाकी जो 40,000 है वो हमारा क्या डिक्लेयर हो गया, बैड डेट्स डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का बैड डेट हो गया, 40,000 टू कपिल्स अकाउंट 50,000। तो देखिए, कपिल से 50,000 मिलना था, लेकिन उसने सिर्फ हमें 10,000 पे किया, और जो बाकी 40,000 है वो आपका क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट। तो कपिल से 50,000 लेना था, 10,000 कैश हमें मिल गया, और बाकी जो 40,000 है वो हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, उसके बाद तो हमने बैड डेट की ट्रांजेक्शन देख ली, बैड डेट रिकवर की ट्रांजेक्शन देख ली। इसके बाद जो हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सब जानते हैं क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा एसेट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल, चार्ज 1,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे हमें 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब एसेट की जगह क्या लिख देंगे, किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी पे, टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,000। समझ में आया,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जिस भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस एसेट का आपने यहां पे नाम लिख देना है और आपकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो अपनी फोर्थ स्पेशल एंट्री रहेगी वो रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो भी जो बिजनेसमैन होता है, ओनर होता है, जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं और उसको उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस क्या होगा? उस ओनर को उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है क्योंकि ओनर को पे करना है, इसलिए ये भी क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्पेशल एंट्री। फिफ्थ स्पेशल एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई चीज रिमूव कर रहा है, चाहे वो कैश रिमूव कर रहा है या गुड्स निकाल रहा है, तो ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर कुछ निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और जो भी वो ड्राइंग्स करेगा ओनर को उस ड्राइंग्स पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरीके का इनकम होगा, क्योंकि ये बिजनेस को मिलेगा ऑनर से। इनकम होगा तो ये क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो देखिए फटाफट से, डेप्रिसिएशन की क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आईओसी की क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। आईओडी की क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद जो स्पेशल एंट्री है वो आती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो बकाया हैं, अब तक आपने पे नहीं किए, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आप कभी ना कभी तो उनको पे करोगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बकाया खर्च होता है वो आपके लिए लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे हमारी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सैलरी ऑफ 2000, सैलरी ऑफ 2000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 2000 की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो बताइए इसको क्या जर्नलाइज करोगे, कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे? तो 2000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, और अमाउंट आप 2000 पुट कर दोगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर हुआ आपको? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि लायबिलिटी होते हैं इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सिक्स्थ जो है दैट इज ऑफ एक्रूड इनकम। देखिए, एक्रूड इनकम, व्हाट इज एक्रूड इनकम बच्चों? इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम। और ये जो एक्रूड इनकम है ये आपका एसेट होता है। एक्रूड इनकम क्या होता है बच्चों? आपका एसेट्स होता है, और एसेट्स होता है तो इसीलिए क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। देखिए, 2000 ऑफ कमीशन इज अर्न्ड
बट नॉट रिसीव। 2000 की जो आपकी कमीशन है वो आपने कमा ली बट आपको रिसीव नहीं हुई। तो बच्चों आपने कमा ली तो आपको रिसीव नहीं हुई, तो ये कौन सी इनकम हुई आपकी? अक्रूड इनकम हुई, क्योंकि अक्रूड इनकम ही वही इनकम होती है जिसको आप कमा लेते हो बट आपको अभी तक रिसीव नहीं होती है। तो यहां पे अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन है, तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? एक एसेट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग हो गई, एक्रूड हो गई। इसके बाद जो हमारी स्पेशल एंट्री आएगी वो आएगी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव इन एडवांस। ऐसे इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली, जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई, ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है आपके बच्चों, अनअर्न्ड इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको ये इनकम आपको एडवांस में मिल चुकी है, आपने इसके बदले का काम नहीं किया। तो अनअर्न्ड इनकम क्योंकि आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एंट्री हो जाएगी, देखिए ध्यान से, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, याद रखेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, आपकी अनअर्न्ड इनकम की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो चुकी है एडवांस में, बदले में आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो चुकी है, ऐसी इनकम को बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, इसको हम लोग अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो देखिए, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके लिए एसेट होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? एसेट होंगे, और एसेट होंगे तो आपको क्या करना है? उनको डेबिट करना है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्यों एसेट होंगे? क्योंकि आपने खर्चा तो पे कर दिया लेकिन बेनिफिट आपको अभी उसका लेना है। ठीक है, तो जब तक आप उसका बेनिफिट नहीं लोगे वो आपके लिए एक एसेट रहेगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है क्योंकि एसेट होते हैं इसलिए डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं इसको। प्रीपेड रेंट 1000, आपका प्रीपेड रेंट है 1000 का। क्या जर्नलाइज करोगे इसकी? क्या जर्नल एंट्री करोगे इसके? हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस क्लास के लिए हम इतनी ही स्पेशल एंट्रीज को स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ओपनिंग एंट्री से, उसके बाद हमने बहुत सारी स्पेशल एंट्रीज देखी जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम। ये सारी स्पेशल एंट्रीज आपको कवर कर लेनी है। जो क्वेश्चंस हमने किए उनको ढंग से कर लेना है, और जो बुक से फिर आपके जो स्पेशल एंट्रीज के क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में जो बची हुई स्पेशल एंट्रीज और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उनको हम लोग कवर करेंगे, और फाइनली जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 5-6 कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। Hey guys, hey friends, welcome back to the channel EduBase Classes। और आज इस वीडियो में हम क्लास 11 का जर्नल चैप्टर का पार्ट 4 कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिस्काउंट एंड स्पेशल जर्नल एंट्रीज को कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए, जब जाके आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जब आप बैंकिंग के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हो, बैंक के साथ जब आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो आप किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज को पास करते हो। इस वीडियो को स्टार्ट
स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो बैंक है उसका क्या नेचर है। देखिए बेसिकली हम अकाउंट्स में जब अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। इन तीनों में से जो बैंक होता है, बैंक का क्या नेचर होता है, तो याद रखेंगे बैंक का जो नेचर होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसके ऊपर जो गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे वो पर्सनल अकाउंट वाले गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं बच्चों, देखिए डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपके पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जब भी बैंक पैसों को रिसीव करेगा, जब भी बैंक पैसों को रिसीव करेगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जब भी बैंक पैसों को देगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यही तो मतलब है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब भी बैंक पैसों को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, और जब भी बैंक पेमेंट करेगा तो क्योंकि यहां पे रूल है क्रेडिट द गिवर, तो उस टाइम पे बैंक पैसे देगा तो उस टाइम पे जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फटाफट इन रूल्स के बाद हम याद रखेंगे, जब भी बैंक, याद रखेंगे जब भी बैंक पैसा रिसीव करेगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी बैंक पैसा पे करेगा तो उस टाइम पे वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जो बैंक होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और उसके ऊपर जो गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे वो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। देखिए पहली ट्रांजैक्शन आपके पास है when cash is deposited into bank account। क्या मतलब हुआ कि आप अपने बिजनेस से कैश लेके जा रहे हो बैंक के पास और बैंक में जाके उस कैश को डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहां आपका बैंक उस कैश को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है तो बैंक जब रिसीव करता है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि जो कैश है उसके ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, और बैंक क्योंकि पर्सनल है तो उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। ठीक है, तो बैंक जब आप अपने बिजनेस से, देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो जब आप अपने बिजनेस से कैश बैंक में ले जा रहे हो और बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक क्या है, रिसीवर है, और जब बैंक रिसीवर होगा तो बैंक क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों बच्चों डेबिट हुआ बैंक, द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हियर बैंक इज अ रिसीवर एंड द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हम बैंक को यहां पे डेबिट करेंगे। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे, तो जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे ऑफिशियल यूज के लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो अब बिजनेस, आप बैंक क्या कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक अब किसकी पोजीशन में है, गिवर की पोजीशन में है। तो बैंक अब जब गिवर की पोजीशन में है तो रूल क्या था, बोलिए मेरे पीछे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी बैंक गिवर है, बैंक आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको एंट्री क्लियर हुई होगी। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, देखिए क्योंकि आप बैंक से पैसा क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक यहां पे जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो बैंक आपको पैसा देगा, बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है, पर्सनल रूल में क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो दिस इज द सेकंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, व्हेन कैश इज विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। तो बच्चों जब भी हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हैं तो हम उसको टेक्निकली अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आपने कुछ बिजनेस से पैसा निकाला लेकिन वो ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए है। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, जैसे आपकी डॉटर की शादी है तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो अपनी प्राइवेट यूजर्स के लिए, अपने पर्सनल यूजर्स के लिए जब एक ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगेन यहां पे ड्रॉइंग्स है तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, और बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो बैंक फिर से किसकी पोजीशन में हो गया, एक गिवर की पोजीशन में हो गया, और गिवर की पोजीशन में हो जाएगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बताइए, टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक क्रेडिट हुआ मालूम चला, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ गिविंग, तो बैंक पे पैसा दे रहा है तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हेन एनी चेक
इज रिसीव्ड एंड नॉट सेंट टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। अब चेक का फंडा क्या होता है, देखिए जब भी आपको किसी से चेक मिलता है तो चेक आप करते हो बैंक में डिपॉजिट। अब जैसे मेरे को किसी पार्टी से चेक मिला, अब मेरे को चेक मिला तो मुझे वो चेक बैंक में डिपॉजिट करके आना पड़ेगा, और जब मैं उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मैक्सिमम 2 डेज वो चेक क्लियर होने में लेगा। ठीक है, तो चेक जब भी आप डिपॉजिट कराते हो बैंक में, ठीक है, तो चेक आपको रिसीव होगा तो आप बैंक में जाके उस चेक को डिपॉजिट कराओगे, जब भी तो जाके वो चेक क्लियर होगा। अगर मुझे किसी से चेक मिला और मैंने मेरे ड्रॉर में रख दिया तो जब तक वो बैंक चेक ड्रॉर में होगा वो क्लियर अपने आप थोड़ी हो जाएगा। यू हैव टू गो टू द बैंक एंड यू हैव टू गिव दैट चेक टू द बैंक, जब भी जाके वो चेक क्या होगा, क्लियर होगा। लेकिन यहां इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपको चेक मिल तो गया कस्टमर से, ठीक है, व्हेन एनी चेक इज रिसीव्ड, लेकिन आपने उसको अभी बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। यू हैव रिसीव्ड द चेक, चेक इज इन योर हैंड बट यू हैव नॉट सेंट इट फॉर द कलेक्शन, कलेक्शन के लिए उसको हमने नहीं भेजा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 10,000 नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, आपको सुनील से चेक मिला 10,000 का, लेकिन आपने उसको कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, कलेक्शन के लिए आपने उसको सेंड नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको चेक मिला लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। अब देखिए सुनील यहां पे चेक का गिवर है, इस चेक का सुनील कौन है, गिवर है, और सुनील का नेचर भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। तो गिवर है तो सुनील क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन यहां पे आप देखेंगे बैंक का कोई रोल नहीं है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैंक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास चेक अभी तक हाथ में ही है, आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, चेक इज इन योर हैंड। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हु हैज गिवन द चेक, सुनील, तो टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप याद रखेंगे। तो जब भी आपको चेक मिलता है और आप उस चेक को डिपॉजिट नहीं कराते हैं, अनटिल और अनलेस आप उस चेक को डिपॉजिट नहीं कराएंगे, द चेक विल बी कंसीडर्ड दैट चेक इज इन योर हैंड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वहां पे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या है, चेक मिल गया था लेकिन आपने चेक को बैंक में नहीं लगाया, तो जब तक आप बैंक में चेक को नहीं लगाओगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हेन द अबव चेक वाज सेंट टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। देखिए हमें चेक मिला था, हमने कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो हमने क्या जनरल एंट्री कर दी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, इसी वही पास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पुराने वाला, टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 दिन के बाद इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन यही है, when the above check was sent to the bank for collection। आपने अभी तक 2 दिन तक वो चेक डिपॉजिट नहीं करा था बैंक में, आपने लेके चेक को अपने पास रख लिया। तो जब मैंने चेक को लेके अपने पास रख लिया तो मैंने क्या एंट्री कर दी, कैश चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर सुनील्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। अब वो चेक किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। हु विल बी द रिसीवर, बैंक विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो आप बैंक को चेक दे रहे हो, बैंक रिसीवर हो जाएगा। अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये एंट्री आप याद रखेंगे। तो जब आपको चेक मिला और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा तो एंट्री क्या करनी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जब आप इस चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दोगे तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, व्हेन द चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर are sent to the bank for collection on the same date। तो देखिए यहां क्या है, when the check draft etc received from the customer are sent to the bank for the collection on the same day। अब तक क्या हुआ था, आपको चेक मिल गया था लेकिन आपने कलेक्शन के लिए नहीं भेजा था। अब आप क्या होगा कि आपको कस्टमर से चेक मिलेगा और उसी टाइम पे आप उस चेक को कलेक्शन के लिए बैंक में सीधा डिपॉजिट करा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, कस्टमर से चेक आएगा, ये मान लो आपका कस्टमर है और इस कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने अपने पास वो चेक नहीं रखा, सीधा वो चेक कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब दोनों का नेचर क्या है, ये कस्टमर है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट हुआ क्योंकि ये भी एक पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट में देखो ये कस्टमर उस चेक का रिसीवर है या गिवर है, इस कस्टमर ने चेक दिया है ना, कस्टमर ने चेक दिया है तो ये कस्टमर उस चेक का क्या हो गया बच्चों, गिवर हो गया। और यहां पे बैंक भी हमारा पर्सनल नेचर का है, वी हैव जस्ट स्टडीड इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, बैंक भी पर्सनल नेचर का है। तो बैंक भी जो पर्सनल नेचर का है तो बैंक उस चेक को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि सीधा आप बैंक में डिपॉजिट करा के आ रहे हो, तो बैंक उस चेक को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब गोल्डन रूल बोलो पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस लिहाज से हमारा बैंक क्या होना चाहिए,
डेबिट होना चाहिए और हमारा जो कस्टमर है वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और हमारी एंट्री क्या फ्रेम हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब कस्टमर में आपका कोई भी पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखेंगे जब तक आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते वो आपका क्या रहेगा, चेक इन हैंड। और अगर आप उसी दिन उस चेक को डिपॉजिट करा देते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। तो सीधा कस्टमर से चेक आया और आपने सीधा उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखिए नेक्स्ट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये मेरा एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या किया, सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। यही इसका मतलब हुआ, इसने मुझे देने की बजाय सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया, ठीक है। तो यहां बैंक का क्या नेचर हुआ, पर्सनल, और इस कस्टमर का भी क्या नेचर हुआ बताइए, पर्सनल, क्योंकि ये भी एक पर्सन है। अब हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर। इस कस्टमर ने सीधा मेरे बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मेरा बैंक कौन हो गया, रिसीवर। मेरा बैंक क्या हो गया बच्चों, रिसीवर। तो मेरा बैंक रिसीवर हो गया। और हु इज द गिवर, दिस कस्टमर इज द गिवर। ये कस्टमर कौन हो गया, एक गिवर। अब गोल्डन रूल बोलिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कौन डेबिट होगा बच्चों, बैंक डेबिट होगा और ये कस्टमर क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो जब भी आपका कोई भी कस्टमर सीधा आपके बैंक खाते में पैसा जमा करा देता है तो उस टाइम पे आपको एंट्री क्या करनी है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक रिसीवर होगा, वो कस्टमर गिवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, when a check previously deposited in the bank gets dishonored, what is the meaning of dishonor? Dishonor का मतलब होता है कि जो चेक आपने बैंक में लगा दिया था क्लियर होने के लिए, अब वो चेक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ना हो सकता है उसने गलत साइन करके आपको चेक पे दे दिया हो सकता है कि चेक की वैलिडिटी ना हो या चेक कहीं से खराब हो गया हो जिसके कारण वो चेक नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक को हम लोग बोलते हैं कि द चेक इज डिसऑनर्ड, द चेक इज डिसऑनर्ड। देखिए, जब अब इसको इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम साइबा 5000 which was earlier deposited into the bank। आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, साइबा से चेक आया था, तो बताइए क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट। ये आपको जिस दिन चेक मिला उस दिन आपने ये एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट, क्योंकि साइबा ने दिया, साइबा इज द गिवर और आपका बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट। अब क्या हुआ, अब ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब साइबा के अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, साहिबा के अकाउंट में पैसा ही नहीं है लेट्स सपोज, और उसके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, तो हम इसको बोलते हैं दैट द चेक गॉट डिसऑनर्ड। और जब भी ये चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आपको ये एंट्री रिवर्स कर देनी है, क्योंकि आप वापस से उस चेक को साहिबा के पास भेज दोगे, मतलब बैंक क्या करेगा, पैसा तो मिल नहीं रहा उस चेक से, तो बैंक क्या करेगा, साहिबा को वो चेक भेज देगा। तो ये एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी डिसऑनर के वक्त। तो मतलब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, साहिबाज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखिए, जिस दिन आपने चेक डिपॉजिट कराया था उस दिन क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबा, क्योंकि आपने ये अज्यूम किया था कि आपको साइबा से पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी साइबा का अकाउंट क्या हो चुका है, डिसऑनर हो गया, चेक जो था वो डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको अभी पैसा नहीं मिलने वाला, तो जो आपने एंट्री की थी उसका आपने रिवर्स कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, साइबाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब ये चेक जो आपको साइबा से मिला था ये क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। नाउ यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चेक, गॉट इट। तो ये डिसऑनर की एंट्री है, प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद बैंक आपको कई बार इंटरेस्ट भी अलाउ करता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। इनकम हो जाएगी तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो बैंक तो गिवर हो गया, क्रेडिट होना चाहिए था बैंक तो, लेकिन आप एक चीज याद रखो, बैंक किसको इंटरेस्ट दे रहा है, ये जो इंटरेस्ट है बैंक आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है, ठीक है। बैंक ये इंटरेस्ट किसको दे रहा है, आपके बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहां पे बैंक क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा उस इंटरेस्ट का, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउ क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? इनकम है, और इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। और ये इनकम कहां से मिली है? बैंक से मिली है, आपके बैंक अकाउंट में, इसीलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। अब देखिए बैंक कई बार चार्जेस भी काटता है। कोई सर्विसेज बैंक अगर देता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको चेकबुक इश्यू करेगा, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको चेकबुक इश्यू करेगा जिसके लिए 100 रुपए काट लेगा। ठीक है। कई बार बैंक टाइम टू टाइम चार्जेस काटता रहता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो ये बैंक चार्जेस जो होंगे बच्चे आपके लिए क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे? बैंक चार्जेस, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के नाते ये क्या होने चाहिए? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। बैंक चार्जेस क्यों डेबिट हुआ है? इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं बच्चे आपके लिए? बैंक चार्जेस नुकसान होते हैं, क्योंकि बैंक ने पैसा काट लिया, बैंक ने पैसा काट लिया तो आपके लिए नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहां पे हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं खत्म। ये जो सारी ट्रांजैक्शंस थी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी, और इनको आपने ध्यान में रखना है और इन ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करना है। अभी लास्ट टॉपिक करते हैं, बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है। देखिए, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री? देखिए, एक ही दिन अगर सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है तो हम उसके अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज रेंट पे किया और वेजेस पे किया और मैंने सैलरी पे की, तो मेरे को क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बार बार टू कैश टू कैश टू कैश करने की जगह मैं एक ही जर्नल एंट्री पास कर दूंगा, और उस जर्नल एंट्री को आई विल से दैट इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी जर्नल एंट्री जहां पे सेम नेचर के अकाउंट एक ही दिन इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसकी मल्टीपल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, एक ही जर्नल एंट्री को पास करके उसमें शो कर देंगे। जैसे देखिए, यहां पे ये एक जोन, देखिए डेट क्या है बच्चों? यहां पे सबसे पहली कंडीशन है कि वो सेम डेट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि सेम नेचर, जैसे यहां पे वेजेस पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, तो तीनों का क्या नेचर है? नॉमिनल। और नॉमिनल में भी तीनों चीजें क्या है आपकी? एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो अभी मैं 1 जून को एक ही एंट्री के थ्रू इन तीनों को रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू कैश। तो देखिए, वेजेस कितना था आपका? 2000, so I'll write 2000. Advertisement was 1000, I'll write 1000, and salaries is 7000, and now add it 7 plus 1 8 plus 2 10,000. तो कैश में मेरा कितना हो जाएगा? 10,000. This kind of entries is known as compound journal entry. अब मैंने बार बार नहीं किया wages to cash, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सैलरीज टू कैश, रेदर मैंने एक ही बार किया और टू कैश को एक बार क्रेडिट कर दिया। तो जब आप मल्टीपल अकाउंट को एक ही बार रिकॉर्ड करते हो तो ऐसी जर्नल एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब 10 जून को देखिए, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ। अब ये तीनों ही आपकी क्या है? इनकम है। इनकम है तो ये तीनों ही क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए। और इनके बदले आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो आपको क्या एंट्री पास कर देनी है? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, टू डिविडेंड रिसीव्ड। कितना मिला आपको? 5000, 3000, 2000, 10,000। अब मैंने बार बार एंट्री पास नहीं की कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव। मैंने एक ही बार एंट्री करी और उसमें उसको लिख दिया। तो ये देखिए, एक ही बार तीनों चीजों को लिख दिया। तो ऐसी एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आप जब भी पास कर सकते हो जब एक ही डेट को वो ट्रांजैक्शन हो। सेकंड कंडीशन, उनका जो नेचर होना चाहिए वो नेचर भी सेम होना चाहिए। तो एक ही डेट को सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस अगर आपकी हो रही हैं तो नो नीड टू डू दिस सेपरेट एंट्रीज। व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लब देम, एंड व्हेन यू आर क्लबिंग द एंट्रीज दिस इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो आई होप क्लास आपको ये सारी चीजें आज की क्लास की खत्म समझ में आ गई होंगी। और ये आपका जर्नल का पार्ट 4 था। इसमें हमने मोस्टली सारी ट्रांजैक्शंस कवर की। लास्ट पार्ट जर्नल का 5 आएगा जिसमें हम लोग एसेट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे, गुड्स से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे। देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर और हमारा ये चैप्टर जर्नल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका काम शुरू होगा कि आप इन वीडियोस को देख के अपने बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।
हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे जर्नल का पार्ट 5। आज का वीडियो बेसिकली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आएंगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में जर्नल की काफी सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया। और अभी आज का जो ये लास्ट वीडियो हमारा जर्नल का होगा, जिसमें हम एंट्रीज का डिस्कशन इसके बाद कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं और गुड्स का क्या क्या बिजनेस में हो सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखना है बिल्कुल आपने, और काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है। ध्यान से फोकस करके करेंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को इसके बाद सॉल्व कर पाओगे। देखिए, जिस भी चीज में बिजनेस डील करता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। जिस भी चीज में बिजनेस डील कर रहा है उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो गुड्स का मतलब होता है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। अब ये कई बार जो ओनर होता है, ये इन गुड्स को, देखिए, ये इन गुड्स को विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि गुड्स को विड्रॉ किया जा सकता है फॉर द पर्सनल यूज के लिए ओनर इन गुड्स को विड्रॉ कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फ्री सैंपल का मतलब आपको मालूम होगा, कई बार कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री में कस्टमर्स को चीजें देती हैं कि भाई आप इसको एक बार यूज करके देखिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री सैंपल बोलते हैं। तीसरी चीज, कंपनी या ओनर इस गुड्स के लिए गुड्स के साथ क्या कर सकता है? इनको चैरिटी में दे सकता है। ठीक है, चैरिटी में आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं पे बेंचेस वगैरह लगे होते हैं और बोला होता है कि दिस इज नॉटेड बाय दिस इज गिफ्टेड बाय दिस। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कि चैरिटी, दान दे दिया। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं कि गुड्स का लॉस हो सकता है, या तो वो फायर से लॉस हो सकते हैं, आग लग सकती है, या फिर गुड्स की क्या हो सकती है बच्चों? चोरी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां पे ये ट्रांजैक्शंस देखनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शंस, जब भी ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो आप क्या ट्रांजैक्शन पास, क्या एंट्री वहां पे पास करेंगे? तो देखिए, इस टाइम पे आप एंट्री पास करेंगे, जब भी ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब हमसे गुड्स गया, गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं हम, गुड्स को परचेज के नाम से लिखते हैं, तो टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चों कब करनी है ये एंट्री? जब करनी है जब ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा। अब हम सेकंड एंट्री की बात करते हैं, जब भी ऑनर गुड्स को फ्री सैंपल के लिए दे। तो बच्चों फ्री सैंपल क्यों दिया जाता है? आप बोलोगे भैया फ्री सैंपल इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स करें। ठीक है, अब जैसे हम लोग ट्यूटर होते हैं, हम फ्री पहले क्या करते हैं, एक दो डेमो क्लास बच्चों को देते हैं ना, एक दो डेमो क्लास बच्चों को देनी पड़ती है। वैसे ही कई बार कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कंपनी क्या करती है बच्चों, फ्री में उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें और फाइनली उन गुड्स को कंज्यूम करें। तो मतलब जब भी गुड्स फ्री सैंपल के लिए दिए जाएंगे तो ये कंपनी का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो हम लोग एंट्री क्या कर देंगे? हम लोग एंट्री कर देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और बच्चों फिर से हमारे पास से क्या गए? गुड्स गए, तो टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर हो गई एंट्री? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब थर्ड देखिए, चैरिटी के लिए जब भी हम देते हैं गुड्स को, तो देखिए अनडाउटेडली चैरिटी आप अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। भाई आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी देना एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। तो इसलिए चैरिटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमारे से क्या चले गए? गुड्स चले गए, तो क्या क्रेडिट करेंगे? परचेजेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, स्लिपिंग ऑफ टंग। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये आपको एंट्री याद रखनी है। अब देखिए, जब भी आपके पास से गुड्स जा रहा है, चाहे वो ड्राइंग्स के फॉर्म में, चाहे फ्री सैंपल के फॉर्म में, या चैरिटी के फॉर्म में, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस अकाउंट। और डेबिट अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स, फ्री सैंपल के लिए कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और चैरिटी अगर दे रहे हो तो क्या डेबिट होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। ये चीज हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लॉस बाय फायर, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे गुड्स जो है फैक्ट्री में जल भी सकते हैं, तो मतलब हमारे गुड्स का लॉस हो सकता है बाय, या तो जल जाएंगे या फिर उसको कोई चोर ले जाएगा, मतलब लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले, अगर हमारे गुड्स का लॉस हो गया किसी भी फॉर्म से, फायर से हो सकता है या थेफ्ट से, तो आपको पहले एंट्री क्या करनी होती है? देखिए, फर्स्ट एंट्री आपको करनी होती है लॉस बाय फायर, अगर फायर से हुआ है, और अगर थेफ्ट से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट
टू किसका लॉस हुआ है बच्चों? गुड्स का लॉस हुआ है, तो क्या क्रेडिट होगा? टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब कई बार होता है बच्चों, हम लोग अपने गुड्स को ना इंश्योर करा के रखते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने गुड्स को इंश्योर करा के रखती है, इंश्योरेंस लेके रखती है। तो जब भी हम अपने गुड्स को इंश्योर करा के रखते हैं तो हमारे गुड्स का इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिलना होता है। ठीक है, हमारे गुड्स का, अब जैसे हमने इंश्योरेंस कराया था, हमारे गुड्स की अभी आग लग गई या चोरी हो गई, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप उस क्लेम की कौन सी एंट्री पास करोगे? ड्यू एंट्री पास करोगे। कौन सी एंट्री पास करोगे बच्चों? ड्यू एंट्री पास करोगे, जो कि हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जिस भी फॉर्म से आपका लॉस हुआ है। तो मुझे बताइए, लॉस बाय फायर और थेफ्ट में ड्यू एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री होगी बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये दो एंट्री हमें समझ में आ गई। अब हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 देखिए बच्चों, गुड्स हो गए, गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 का हमारा लॉस हो गया और नो क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, हमारे यहां आग लग गई, हमारा 10,000 का माल जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम कोई भी पैसा आपको इसका नहीं देंगे, मतलब कोई भी क्लेम हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले किसकी एंट्री करोगे? लॉस की एंट्री। लॉस की एंट्री बोलिए क्या होती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड चले हैं तो टू परचेजेस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ हमारा? 10,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लॉस की एंट्री। अब हम करेंगे इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री। इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हम ये मान के चलेंगे कि हमें पूरा पैसा, पूरा 10,000 कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी पैसा दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया? कुछ भी पैसा नहीं दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाएगा। और तीसरी एंट्री आपकी बन जाएगी P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा 10,000। ठीक है बच्चों, ठीक है। P&L क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये हमारा पूरा 10,000 अब क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेम लॉस हुआ 10,000 का फायर से और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि आप टेंशन मत ले, पूरा का पूरा पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो मुझे जल्दी बताइए, पहली एंट्री आप कौन सी पास करोगे? पहली एंट्री आप पास करोगे लॉस की। क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखना है आपने, 10,000 का लॉस हुआ, मैंने लिख दिया 10,000। सेकंड एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितने का हो गया? ये भी 10,000। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी? इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी आपको बच्चों? फुल क्लेम, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 पूरा का पूरा पैसा देगी। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में देगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा 10,000 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर आपको जितना भी क्लेम मिलता है, जितना भी क्लेम एक्सेप्ट होता है, वो आपको किससे डेबिट करना है? बैंक से। और जो क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसको आपने किसमें डेबिट करना है? P&L अकाउंट में। ठीक है, तो अब थर्ड केस हम लोग देखते हैं। देखिए, लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर 10,000 का हुआ बच्चों, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया 60% क्लेम। कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ? 60%। अब ध्यान से देखिए, टोटल आपका लॉस कितना था? प्लीज लुक, टोटल लॉस कितना था? 10,000। अब इस 10,000 में से कितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया? 60%। 60% मतलब कितना? 6,000। और कितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया? नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज 40%। 40% मतलब
4000। तो 6000 का क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और 4000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम पहले एंट्री वही सेम करेंगे अपनी, कौन सी होगी बताइए? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 10,000। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू करना है, पैसा ड्यू करना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। थर्ड एंट्री देखिए बच्चों, थर्ड एंट्री होगी इतना परसेंट तो आपको क्लेम 60% क्लेम जो मिल गया वो किससे डेबिट करोगे? बैंक से। और जितना क्लेम नहीं मिला उसको किससे डेबिट करोगे? P&L अकाउंट से। वो आपका लॉस हो जाएगा, वो आपको खुद बियर करना है, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए बच्चों, आपको लगा था कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 देगी, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ 60% मतलब 6,000 दिया, और बाकी का जो 40% है मतलब 4,000 वो आपका लॉस हो गया, जो आपको खुद को बियर करना है। दैट हैज टू बी बियर्ड बाय यू। तो ये हमारी जो एंट्रीज थी वो रिलेटेड टू द गुड्स थी, जिसमें हमने इंश्योरेंस का फुल एक्सेप्टेंस हुआ है या पार्शियली एक्सेप्टेंस हुआ है या कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी केसेस हमने डिस्कस किए। अब लास्ट के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, कई बार हम क्या होता है बिजनेस में बच्चों, हम आयरन सेफ खरीदते हैं, है ना, हम कैबिनेट्स खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके कौन से अकाउंट का पार्ट होती हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। कौन से अकाउंट का पार्ट होती हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का पार्ट होती है। तो जब भी ऐसी चीजें आप परचेज करें, तो मैंने कई बार देखा है बच्चे डेबिट करते हैं आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, कैबिनेट अकाउंट डेबिट, तो आप ये सब नहीं डेबिट करेंगे, बल्कि इनका हेड क्या होगा? ये क्या है सब? आपके ऑफिस इक्विपमेंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, आयरन सेफ खरीदेंगे तो क्या एंट्री करोगे? आयरन सेफ टू कैश या ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश? क्योंकि ये सारे ही पार्ट आपके ऑफिस इक्विपमेंट के हैं, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। ठीक है। सेकंड चीज, ये आप प्लीज इन चीजों को याद रखें, कई बार लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी पे किया जाता है तो बच्चे इसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से ही डेबिट कर देते हैं, दैट इज व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ओनर का। ठीक है, ओनर ने अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया है, पे किया है फर्म के पैसे से, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो टेक्निकली जब भी आपके यहां लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी तो आप इसको कौन से अकाउंट से डेबिट करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट से। कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होगा? ओनर का। तो ओनर अपने पर्सनल खर्चा फॉर्म से पे कर रहा है, तो दैट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरी चीज आप याद रखेंगे, देखिए बच्चों, जब भी आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं और एसेट्स परचेज करते वक्त उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक, मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल आपने एक टीवी खरीदा 10,000 का, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपने उसके इंस्टॉलेशन पे लगा दिए 1,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल आपका जो टीवी का कॉस्ट होगा वो 10,000 प्लस 1,000 11,000 होगा। ठीक है, तो आपकी यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? टीवी अकाउंट डेबिट, टीवी आपके पास आया और कैश आपसे गया, टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री आप कितने अमाउंट से करोगे? 11,000 और 11,000। तो क्या याद रखना है आपने इस बात में? एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदें, कोई मशीन खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं बच्चों और उस पर कोई भी खर्चा हो रहा है, तो जब तक वो एसेट आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और फाइनली एक एंट्री पास हो जाएगी टोटल अमाउंट से। जैसे यहाँ 10,000 प्लस 1 11,000 से मुझे एंट्री पास करनी है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। एंड लास्ट चीज, जब भी हम मशीनरीज वगैरह का रिपेयर कराते हैं, ठीक है, तो रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस होता है ना, रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट है और हमारे लिए एक्सपेंस होगा तो हम रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आई होप बच्चों आप ये चार चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने जर्नल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो हमारी बुक में हैं, जो हमें डिस्कस करने हैं, वो हमने कर लिए। अब आपको इनका एप्लीकेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ 5-6 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।